नमस्कार मित्रों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी आवृतबीजी पादपों की विशेषताओं के बारे में। आज अपन बात करेंगे आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन किस प्रकार होता है और किस प्रकार आवृतबीजी पादप का निर्माण होता है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। अपन बात कर रहे हैं आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन की, यानी कि रिप्रोडक्शन की। सजीवों के अंदर एक विशेषता होती है कि सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, अर्थात सजीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। प्रत्येक सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को जनन बोला जाता है या फिर कह सकते हैं प्रजनन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिप्रोडक्शन। आवृतबीजी पादपों के अंदर जनन दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं हम पहले अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक अपनी कोशिका या अंग के द्वारा नए संतति का निर्माण करता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति का निर्माण होता है वह अपने जनक की बिल्कुल समान होती है। जो लक्षण उसके जनक के अंदर होंगे संतति के अंदर भी उसके समान लक्षण होते हैं। तो अलैंगिक जनन के दौरान जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति को बोला जाता है क्लोन। उस संतति को क्लोन बोला जाता है। अलैंगिक जनन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनिषेक जनन और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। बात करते हैं अनिषेक जनन की। अनिषेक जनन अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें बीज का निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। मतलब अलैंगिक जनन के अंदर संतति का निर्माण है या फिर बीजों का निर्माण है वो निषेचन से पूर्व ही हो जाता है, इसे कहते हैं अनिषेक जनन। अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की। कायिक प्रवर्धन पादप का कोई भी भाग, कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती या फिर कलिका, ये पौधे के कायिक भाग होते हैं। तो किसी भी कायिक भाग से पूर्ण संतति का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक और दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम या फिर मानव निर्मित। आर्टिफिशियल जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है यह मनुष्य इसको वाणिज्यिक तौर पर करता है, व्यापार को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करता है। नेचुरल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं तनों के द्वारा
कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसके तने रूपांतरित होते हैं और रूपांतरित होकर कुछ विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे कि कंद है, प्रकंद है, धनकंद है और सल्ककंद है, भुस्तारी है, अंतः भुस्तारी है और ऊपरी भुस्तारी है। ये तने के कुछ रूपांतरित संरचनाएं हैं। इन रूपांतरित यानी कि कंद, प्रकंद, धनकंद से विशेष नए पादपों का निर्माण होता है। कंद की एग्जाम्पल की बात करें तो आलू के पादप का जो तना होता है वो कंद का निर्माण करता है और कंद से नए पादप का निर्माण होता है। इसका साइंटिफिक नेम दिखा देता हूं, सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी प्रकार प्रकंद की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है अदरक। धनकंद की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है अरबी। सल्ककंद की बात करें इसका एग्जाम्पल है लहसुन। भुस्तारी की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। अंतः भुस्तारी का बात करें तो इसका एग्जाम्पल है पुदीना और बाह्य ऊपरी भुस्तारी का है घास। साइंटिफिक नाम बता देता हूँ। अदरक का साइंटिफिक नाम है जिंजिबर ऑफिसिनलिस। अरबी का साइंटिफिक नेम है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। लहसुन का साइंटिफिक नेम है एलियम सटाइवम। स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नाम है फ्रागारिया अन्नानासा। पुदीना का मैंथा अरमेंसिस और घास का साइनोडान डेप्टोलम। ये इसके साइंटिफिक नेम। दूसरी बात करते हैं जड़ों के द्वारा। जड़ों के अंदर कुछ आवृतबीजी पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें एक विशेष संरचना का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है प्ररोह। ये प्ररोह नए पादपों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं नीम, जिसका साइंटिफिक नाम है आजादी रक्ता इंडिका। और दूसरा है सीसम, जिसका साइंटिफिक नेम है डलबेर्जिया शिशु। यानी कि जड़ों के अंदर जड़ों के द्वारा आवृतबीजी पादपों में प्ररोह का निर्माण होता है और ये प्ररोह नए आवृतबीजी पादपों के अंदर परिवर्तित होते हैं। तीसरी अपन बात करते हैं पत्तियों के द्वारा। कुछ आवृतबीजी पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर पत्तियों की पर्णशिराएं, ये पत्ती की संरचना है, ये इसकी मुख्य शिरा है और इनकी सहायक शिराएं है। तो पर्ण, ये है पर्णवृंत और ये इनकी है पर्णशिराएं। तो कुछ पादपों के अंदर पत्तियों की जो पर्णवृंत और पर्णशिराएं होती हैं वो विकसित होकर यहाँ पे कुछ कलिकाओं का निर्माण करती है। ये कलिकाएं विकसित होकर नए पादपों में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा बिगोनिया के प्लांट के अंदर होता है। उसी प्रकार एक नाम है पत्थर चट्टा, जिसको कहते हैं ब्रायोफिल्म। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रायोफिल्म पिन्नाका। ब्रायोफिल्म की पत्ती के चारों ओर यानी कि पत्ती के किनारों पर कुछ कलिकाओं का निर्माण होता है और ये कलिकाएं विकसित होकर नए पादप का निर्माण करती है। उसके बाद में चौथा है जननांगों के द्वारा। कुछ आवृतबीजी पादप ऐसे होते हैं जो इनकी तरह कलिकाओं का निर्माण नहीं करके एक विशेष संरचना बनाते हैं, जिसको कहते हैं पत्र प्रकलिका। ये पत्र प्रकलिका नीचे गिर जाती है और मिट्टी के साथ मिलकर नए पादपों का निर्माण करती है। इस प्रकार प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है
वो 4 प्रकार का होता है। पहला भी बताया आपको, तनों के द्वारा, जिसके अंदर रूपांतरित तनों के रूप होते हैं, कंद, प्रकंद, धनकंद, सलकंद इत्यादि होते हैं। दूसरा अपन ने बताया जड़ों के द्वारा, जिसमें विशेष रचना प्ररोह का निर्माण होता है और ये प्ररोह नए पादपों का निर्माण करता है। तीसरा पत्ती के द्वारा, ब्रायोफिल्म की बात करें तो पत्ती के सिरों के ऊपर कुछ कलिकाओं का निर्माण होता है, ये कलिकाएं नए पादप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात करते हैं बिगोनिया के प्लांट की। बिगोनिया की जो पत्ती होती है उसके अंदर पर्णवृंत और पर्णशिराओं के ऊपर कुछ कलिकाओं का निर्माण होता है और ये कलिकाएं नए पादप में परिवर्तित हो जाती। जन्मांगों के अंदर कुछ आवर्तबीजी पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर कलिकाओं का निर्माण न होकर कुछ विशेष संरचना जिसे हम पत्र प्रकलिका कहते हैं उसका निर्माण होता है, जी नीचे गिरकर मिट्टी के साथ मिलकर नए पादपों का निर्माण करती है। तो ये तो हो गया उनके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन। अब बात करते हैं अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बात करते हैं अपन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आर्टिफिशियल कायिक प्रवर्धन जो कि मनुष्य के द्वारा किया जाता है और ये वाणिज्यिक तौर पर किया जाता है। ये भी 2 प्रकार का, सॉरी ये 3 प्रकार का होता है। पहला है रोपण विधि, दूसरी है दाब कायिक प्रवर्धन की विधियां है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्तन की। कर्तन का मतलब है कटिंग करना, मतलब पादप का कोई भी जड़ या फिर तने वाला भाग छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको मिट्टी के अंदर उगा देते हैं और उससे नए प्लांट का निर्माण होता है। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है जड़ कर्तन और दूसरी होती है स्तंभ कर्तन। जड़ कर्तन में क्या किया जाता है, पादप की जड़ों को छोटे छोटे उसकी पर्व संधि से काट लिया जाता है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और वहाँ पे उसको उगा दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों के पश्चात वहाँ से जड़ों का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है वहाँ से वो जड़ फूट कर उससे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और वह अपस्थानिक कलिकाएं नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार स्तंभ कर्तन के अंदर पादप के तनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको ऊर्ध्व स्थिति में उगा दिया जाता है। कुछ दिनों पश्चात देखते हैं कि उसके अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है और वे जड़ें नए पादप का रूप ले लेती है। दूसरा है दाब विधि, दूसरा अपन इसको स्तरण भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं लेयरिंग। ये भी 2 प्रकार की होती है। पहली है वायु दाब विधि। यह विधि सामान्य तो उन पादपों के अंदर पाई जाती है जिसकी पत्तियां या फिर शाखाएं बहुत ही लंबी हो। इसमें क्या किया जाता है, ये पादप है, उस पादप की शाखाओं को, लंबी शाखाओं को इस प्रकार मिट्टी के अंदर दबाया जाता है जिसमें पादप की के शाखा की जो ऊपरी पार्ट होता है वो वापस भूमि से बाहर निकला हुआ होना चाहिए। देखिए पादप की शाखाओं को इस तरह से इसको दबा दिया जाता है, इसका सबसे टॉप पॉइंट वापस भूमि के बाहर रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों के पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और इसको यहाँ से अलग कर दिया जाता है और नए पादप का निर्माण कर दिया जाता है। इसे कहते हैं वायुदाब विधि। दूसरा है टीला दाब, जिसको कह सकते हैं गुट्टी लगाना। इसमें क्या होता है, वृक्षों वाले
पादपों का ये ज़्यादा विधि अपनाई जाती है। इसमें ये प्लांट है, ये प्लांट की कोई एक शाखा है। इस शाखा के अंदर इसकी छाल को वलय के रूप में काट लिया जाता है। इस छाल को वलय के रूप में काट लिया जाता है और इस छाल के अंदर वाले भाग को नम बनाए रखने के लिए इसके ऊपर नम मिट्टी या फिर रुई लगा दी जाती है। उसके बाद में इसकी ऊपर वाली शाखा पर इसको भिगा हुआ रखने के लिए यहाँ पर एक भरा हुआ घड़ा रख देते हैं, लटका देते हैं और किसी भी प्रकार से इसके ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिराते रहते हैं। कुछ दिनों के पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है। अपस्थानिक जड़ें या फिर कलिकाएं निकलने के पश्चात इसको अलग कर देते हैं और मिट्टी के अंदर उगा देते हैं, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं टीला दाब या फिर गुट्टी लगाना कहते हैं। तो ये होगी दाब विधि 2 प्रकार की। तीसरी बात करते हैं अपन रोपण की। इस विधि है उन दोनों पादपों के अंदर पादप का वह हिस्सा या फिर वह पादप जिसको किसी दूसरे हिस्से पर लगाया जाता है, इसको कलम बोला जाता है। और इस कलम को पादप के जिस हिस्से पर लगाया जाता है उसको स्कंद बोला जाता है। और इस कलम और स्कंद दोनों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों की एदा समान रूप से एक साथ में मिल जाए। तो रोपण भी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला है जिह्वा रोपण, दूसरा है वेज रोपण, तीसरा है कलिका रोपण और चौथा है मुकुट रोपण। सबसे पहले अपन बात करते हैं जिह्वा रोपण की। जिह्वा रोपण में क्या होता है, कलम और स्तंभ इन दोनों का व्यास बराबर होता है। सबसे पहले कलम को वी आकार में काटा जाता है। वी आकार में काटने के पश्चात जिह्वा रोपण के अंदर क्या होता है, स्कंद को वी आकार के अंदर काट लिया जाता है और कलम को भी उसी आकार में काटकर दोनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ना इस प्रकार है कि दोनों की एदा आपस में मिल जानी चाहिए। कुछ दिनों के पश्चात में यहाँ पर कुछ कलिकाओं का निर्माण होता है और नए पादप का निर्माण होता है। वेज रोपण के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी कलम और स्कंद का व्यास दोनों बराबर होता है, लेकिन स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगाया जाता है और कलम के अंदर वेज आकार का चीरा लगाया जाता है और फिर दोनों को बांध दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है और नए पादप का निर्माण किया जाता है। कलिका रोपण में क्या होता है, स्कंद को या फिर स्कंद की छाल को टी आकार में काटा जाता है इस प्रकार से, और इस टी आकार से काटने के पश्चात दूसरे पादप की पुष्प की कलिका को इसको यहाँ पर बांध दिया जाता है, लगा दिया जाता है, फिर इसको धागे से बांध दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है और नए पादप का निर्माण होता है। मुकुट रोपण के अंदर क्या होता है, स्कंद होता है वो बड़े व्यास वाला होता है और कलम का व्यास बहुत ही छोटा होता है। इसमें छोटी छोटी कलमों को इस प्रकार से लगा दिया जाता है। ये 2 या 2 से अधिक कलमों को लगा जा सकता है। कुछ दिनों के पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है और नए पादप का निर्माण होता है। इस प्रकार कृत्रिम गायिक प्रवर्धन भी आपके 3 प्रकार का था, रोपण विधि,
दाह विधि और कर्तन की विधि। इस प्रकार से आपके आवर्तबीजी पादपों के अंदर अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। एक बार मैं आपको इसको फ्लो चार्ट बना के वापस बता देता। एक बार मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बना के बता देता। आवर्तबीजी पादपों के अंदर रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है। पहला ओगैमोस्पर्मी और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओगैमोस्पर्मी 4 प्रकार से है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 प्रकार का होता है। नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर भी आपको मैंने बताया ये भी 4 प्रकार से बनता है। जड़ों के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा यानी कि जननांगों के द्वारा। और ये आर्टिफिशियल है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कटिंग यानी कि कर्तन, दूसरा लेयरिंग यानी कि स्तरण और तीसरा ग्राफ्टिंग यानी कि रोपण की विधि। बाय स्टेम, लीफ एंड रूट। और चौथा है सेक्स ऑर्गन्स। इसके अंदर आर्टिफिशियल के अंदर आपको मैंने बताया सबसे पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है ग्राफ्टिंग। इसके अंदर अपन ने कटिंग को 2 भागों में बांटा, जड़ कर्तन और स्तंभ कर्तन यानी कि रूट कटिंग एंड स्टेम कटिंग। लेयरिंग के अंदर अपन ने 2 भागों में बांटा, वायुदाग विधि और गुट्टी दाग या फिर टीला दाग। ग्राफ्टिंग को अपन ने 4 भागों में बांटा, जिह्वा रोपण, मुकुट रोपण, कलिका रोपण और वेज रोपण। इस प्रकार से अपन के आवर्तबीजी पादपों के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अपन अब बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। लैंगिक जनन के अंदर जनन की क्रिया के अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन के अंदर 1 जनक ही भाग लेता है। दूसरी, इसमें युग्मक संलयन की क्रिया होती है जिसको कहते हैं निषेचन। तीसरा, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अपन ने पढ़ी थी कि अलैंगिक जनन के अंदर जो संतति का निर्माण होता है वो हूबहू अपने जनक के समान होती है, जिसको क्लोन बोला जाता है। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली जो संतति होती है वो अपने जनक से अलग होती है, उसके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसके अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, निषेचन की क्रिया होती है और अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसके बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये है लैंगिक जनन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।